हेलो, वेलकम टू यूपीएससी वाला। आज एक ऐसे टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी है जिसकी अहमियत आपको पता है, पर बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। 100 में से 5 लोग भी इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं पीवाईक्यूज को जितनी देनी चाहिए। तो पीवाईक्यूज, हमारा प्रीलिम्स अब 40 दिन भी नहीं रह गए। अब हमारे प्रीलिम्स के लिए जो हमें पुराने पिछले 10 साल के 15 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर देखने हैं, सॉल्व करने हैं, वो उसको कैसे तैयार, उसको हमारी तैयारी कैसी हो, कैसे हम प्रीलिम्स 28 मई को जो है उस दिन हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकें, हमें उसकी अब तैयारी शुरू करनी है, उसको अपने अंतर ध्यान में उतारना है। तो भैया एक चीज, ये मैं पीवाईक्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दिस फॉल्स अंडर आर्ट ऑफ वॉर। आपको पता होगा, एक हमारे चाइनीज फिलोसोफर हुआ करते थे सन त्जू। सन त्जू ने एक आर्ट ऑफ वॉर करके एक किताब लिखी थी, एक आइडिया दिया था जिसमें उन्होंने बताया था नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को पहचानो। अब ये क्या है नो योर एनिमी? एक इनका आइडिया था। ये कहते थे कि अगर आप अपने आप को जानते हो, अपने एनिमी को जानते हो, तो आप हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स में सक्सेस पाओगे। अगर आप अपने आप को जानते हो पर एनिमी को नहीं जानते हो, तो आप कुछ बैटल्स में सक्सेस पाओगे, कुछ में नहीं पाओगे। अगर आप दोनों में से किसी को नहीं जानते हो तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, हर बैटल में हारोगे। तो ये एक अंडररेटेड फिनोमिना है इस एग्जाम का। मैं टेबल के दोनों तरफ रह चुका हूं। जब मैं एज अ स्टूडेंट एस्पिरेंट था तब भी मैंने फेस किया, अभी एज अ टीचर भी मैं देखता हूं कई बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं 100 में से 5 बच्चे भी इस चीज को फॉलो नहीं करते होंगे कि भैया हम पिछले 10 साल के 15 साल के हमारे यूपीएससी के दिए हुए एग्जाम के पॉइंटर्स देखें कि वो कहां से सवाल बना रहे हैं, कैसे सवाल बना रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखो ना, यूपीएससी एक एग्जाम लेता है साल में एक बार, पर ईयर। वो एक बार पेपर बनाते हैं, उसको एक बार उसको उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। जहां भी आप इतने बाकी सारे कोचिंग्स देखते हो, जो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 50 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बच्चे लगे पड़े हैं सॉल्व करने में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया एक बार उसको देखो जो खुद अपना पेपर बना रहा है, जो एक साल में पेपर बन रहा है, और जो पांच पेपर हर महीने बना रहा है, क्वालिटी में फर्क होगा। यूपीएससी का एक क्वेश्चन बनने में, मैं मान के चल रहा हूं, वैसे कोई जानता कोई नहीं है, कम से कम 5 से 10 दिन लगते होंगे एक अच्छा क्वेश्चन बनने में जो पेपर में आता होगा। तो अब एक तरफ है इंस्टीट्यूट्स, एक तरफ है ऐसे कोचिंग्स जो इतने सारे मॉक टेस्ट बना देते हैं। करंट अफेयर कोई भी आई, उसके बना दिए 3 स्टेटमेंट, वो एक चला गया पेपर में। अब मॉक टेस्ट बट गए हैं, बन रहे हैं, बिक रहे हैं, बच्चे उसमें लगे पड़े हैं, उलझ गए हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, प्रैक्टिस जरूरी है। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। बात सही है। तो लेकिन अब उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली उसको फॉलो करें कि हमारी प्रैक्टिस में हम अच्छे से स्वेटिंग करें, हम अच्छे से अपने आप को इतना ज्यादा तराश लें, सारी गलतियां हम 28 मई से पहले कर लें, ताकि 28 मई को वो गलतियां ना हो। तो उसको एक एक करके हमें जानना है, समझना है, और पीवाईक्यूज की अहमियत जाननी है। पीवाईक्यूज कर भी रहा हूं मैं, नहीं भी कर रहा हूं मैं, पीवाईक्यूज मैंने खाली सिर्फ पढ़ लिए और मैंने क्वेश्चन पेपर ही याद कर लिया सीधा सीधा, क्या उससे मुझे कुछ फायदा है? क्या उसमें कोई रेपिटेशन है, कोई पैटर्न दिख रहा है? तो इसका आंसर तो है नो बडी नोज। बस कोई नहीं जानता है। कभी यूपीएससी सवाल पलट भी सकता है, कभी घुमा भी सकता है, कभी वापस पूछ सकता है पुराना क्वेश्चन। हमने खूब देखा है, हमारे पास एग्जाम्पल भी है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। ये तो कोई नहीं जानता है। पर पीवाईक्यू सॉल्व करने से जो मेरा दो चार चीजें फॉलो हो रही हैं, वो हमें पता है। एक, मेरा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, मैंने अपनी बेसिक बुक्स पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, फाउंडेशनल बुक्स पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, रेफरेंस बुक्स पढ़ी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन उठाया, मैंने यूपीएससी का पुराना 2017 का, 18 का, 20 का क्वेश्चन पेपर देखा। मैंने उसमें देखा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व किया, मुझे अच्छा लगा, मेरी तबीयत खुश हो गई, मेरी तबीयत हरी हो गई कि हाँ, मैं यूपीएससी लायक हूं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा, ऐसी कुछ इंसाइट्स जो मैं अपने बुक में नहीं देख पा रहा था, पर यूपीएससी ने, बिकॉज वी ऑलवेज टेंड टू फॉरगेट टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हम लाइन्स के बीच में पढ़ना भूल जाते हैं, इसलिए कई बार यूपीएससी वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। एनसीईआरटी में इतनी पतली पतली बुक्स में इतना ज्यादा डेटा है, अब 2 लाइन्स के बीच में डेटा बहुत है। वो कई बुक्स की समरी है, एक बुक एनसीईआरटी। अब उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लाइन में से क्वेश्चन बना दिया, उठा के डाल दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाता है। कई बार आपको इन्फ्रेंस से, इंटरप्रिटेशन से
कई बार और डेटा मिल जाता है। जब आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन देखोगे तब आपको एक नई इनसाइट्स मिलेगी, एक एक और पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अच्छा ये भी तो था हिस्ट्री में, ये इस बुक में नहीं था, रेफरेंस बुक में नहीं था, किसी और बुक में नहीं था, पर इसमें निकल आया, या क्वेश्चन ने ऐसे पूछ लिया। और अगर हमने कंसेप्ट ऐसे सोचा होता, इसका वाई व्हेन हमने याद किया होता, तो हमें पता हो जाता। तो ये हमें उन पीवाईक्यूज को देख के हासिल हो जाता है। एक और चीज जो मुझे पता लगी, जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए तो मुझे पता लग गया कि मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ कहां पर है, मेरी वीकनेस कहां है। अब पर्सनली स्पीकिंग, मैं क्योंकि इकोनॉमी में इतना ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था, तो मुझे पता लग गया था कि हाँ, मैं इकोनॉमी में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए मुझे ये पता नहीं लगता कि मैं इकोनॉमी मेरा कमजोर जा रहा है या इकोनॉमी में मेरा ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो मेरी स्ट्रेंथ पता लग गई मुझे कि भाई मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे हिस्ट्री अच्छी आती है, पॉलिटी अच्छी आती है, ज्योग्राफी आती है, एनवायरमेंट आती है, सब कुछ आती है, ठीक है। चौथी चीज मुझे पता चली कि मैं अपना क्रूशियल टाइम, मैं अपना इंपॉर्टेंट जो मेरा फोकस, लिमिटेड फोकस है, मैं उसको कहां नैरो डाउन करूं। क्या मैं हर चीज पढ़ डालूं? क्या करंट अफेयर का पूरा अखबार हर दिन सुबह से शाम तक अखबार पढ़ता रहा करूं? नहीं हो पाएगा। तो मुझे मेरा लिमिटेड फोकस को यूटिलाइज करना है, मुझे अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है कि मुझे कहीं दिक्कत ना आए। अब क्या पीवाईक्यूज इनफ हैं? तो साफ सीधा आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। पीवाईक्यूज शुड बी सप्लीमेंटेड विद बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अगर आपने दोनों चीजें, आपको पता है, आपके बेसिक स्ट्रांग है, आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में है, या आपको पूरा खाका आपके दिमाग में रेडी है, हमारा जनवरी से लेके अगले साल के फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक जितना करंट अफेयर आता है, आपके दिमाग में एक मेंटल मैप रेडी है कि हाँ, करंट अफेयर कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट कैसे आगे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो भैया आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इन पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे करें? भैया दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अप्रोच, कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मैंने उस टॉपिक के पुराने क्वेश्चन उठाए, चाहे यूपीएससी की वेबसाइट से उठा लो, चाहे बाहर बुकलेट जो इतनी मिलती हैं क्वेश्चन पेपर्स की कंपाइलेशन की, वो सब उठा लो। आप उसमें से एक क्वेश्चन देखो और उस क्वेश्चन को आप पहले करो सॉल्व, उसका आपने आंसर लिखा, फिर उस आंसर को आप करो एनालाइज, ओके। फिर आप देख लो कि मेरी क्या गलतियां थी, क्या मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, क्या मुझे याद नहीं था, क्या मुझे गलत याद हो गया। आपको जो आप एनालिसिस करनी है, ये याद रखिएगा, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना एनालाइज करे मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते जा रहे हो, तो वो एक अंधेरे में तीर है, वो फिर एक ब्लाइंड एरो है सॉरी। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है, क्योंकि उसका कोई पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये होता है पेपर का एटमॉस्फेयर बना के, जैसे पेपर होता है, जैसे पेपर का टाइम होता है, जैसे पेपर का सेटअप होता है, सुबह के सुबह बैठ गए, 9:30 बजे बैठ गए, 11:30 तक आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपने अपने टेस्ट को उठाया, आपने उसको टैली किया आंसर की से, और आपने देखा कि आपका स्कोर इतना आ रहा है। फिर आपने देखा कि आपकी गलतियां कहां कहां हो रही हैं, फिर आपने देखा कि आपको 3 में से 2 स्टेटमेंट आती थी, 2 में से 1 ही आती थी, 1 भी नहीं आती थी। आपने उन गलतियों को नोट डाउन किया कि ये सारी मेरी गलतियां हैं, मुझे इन पे काम करना है। दोनों तरीके सही हैं, तरीकों में कोई गलती नहीं है, पर भैया क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अप्रोच कर लो, चाहे आप पेपर का एटमॉस्फेयर बना के कर लो, करना जरूर। और मेरी आपको एक हिदायत है कि अगर 28 मई को प्रीलिम्स है तो कम से कम नहीं तो 10 मई से लेके 10 मई से शुरू कर देना। एग्जाम टाइम में प्लीज, जिस समय एग्जाम होता है, जो एग्जाम का एटमॉस्फेयर होगा, जो एग्जाम का टाइम टेबल होगा, प्लीज उसको फॉलो करना शुरू कर देना। भले ही आपका अभी कैसा भी रूटीन हो, चाहे आप रात में सोते हो, चाहे आप रात में पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता है, पर 10 मई से लेके शुरू कर देना सुबह उठना। जैसे सेंटर के लिए जिस दिन आप उठोगे, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है, उस दिन आप कितने बजे उठोगे, उस दिन आपको सेंटर देने जाने में कितनी देर लगेगी, क्या खा पी के जाओगे, क्या करोगे, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एग्जाम वाले दिन के हिसाब से ढाल लेना, ताकि उस दिन फटीग ना हो जाए, उस दिन कोई ऐसा दिमाग में सिरदर्द ना हो जाए, कोई ऐसा स्ट्रेस ना आ जाए जो अनवांटेड हो, अनवारंटेड हो, कभी ऐसा ना होने पाए। इसलिए प्लीज कम से कम 15 दिन, 21 दिन का टारगेट हम लेके चलते हैं कि हमारे मेंटल ट्रेनिंग शुरू हो जाए, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाए एग्जाम के टाइम टेबल, एग्जाम के एटमॉस्फेयर की, ताकि उस दिन हमें कोई नई फीलिंग ना आए, उस दिन हमें कोई नया सरप्राइज, हम
एम्बुश ना हो जाए कोई भी नई चीज से। प्लीज प्लीज बाय 10th में लास्ट याद कीजिएगा, इस दिन से कम आपको सुबह सुबह उठना है। जैसे आप एग्जाम देने के लिए उठोगे 5:30 बजे 6 बजे जो भी करोगे, और सुबह सुबह 9:30 बजे एक पेपर जरूर देना। कुछ उस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, अखबार मत पढ़ना उस समय, सिर्फ मॉक टेस्ट देना, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना, अपने मेंटल ट्रेनिंग देना खुद ही को कि मुझे 28 मई को ऐसे ही तैयारी शुरू करनी है, ऐसे ही आगे चलना है। अब ये पीवाईक्यू आपको कहां से मिल सकते हैं? या तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट से खुद ही मिल जाएंगे, यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, या आपको पता है कि मार्केट ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, टेलीग्राम भी है, आपको सब पता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप इतने अनजान नहीं हो कि आपको ये नहीं पता होंगे कि आपको मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज आपको कहां से मिलेंगे। ठीक है, सो इसका आप रिसेंट ट्रेंड देखो। मैं पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं, देख रहे हो आप 2020 में एक टॉपिक पे रेपिटेशन हुआ था, 3 क्वेश्चन आए थे जो रिपीटेड थे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, या खासकर पॉलिटी का स्टैटिक डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि पॉलिटी का जितना स्टैटिक पोर्शन होता है, जितना आपको कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जितना आपको पंचायती राज होगा, जितने ज्यादा आप अगर पॉलिटी का स्टैंडर्ड स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब्जेक्ट मैटर पढ़ोगे और हिस्ट्री पढ़ोगे, स्टैटिक है, इसमें ज्यादा बदलाव होता नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो यूपीएससी के फेवरेट हैं। ठीक है, यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। कहां से पूछता है? इकोनॉमी बहुत ही वेरी डायनामिक, बहुत ही डायनामिक है। इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो स्टैटिक से कहां जुड़ रहे हैं? बैलेंस पेमेंट से जुड़ रहे हैं, डेफिसिट से जुड़ रहे हैं, कहीं और से जुड़ रहे हैं। वो आपको अंदाजा होगा कि यहां से पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर का पैटर्न आप एनालाइज कर सकते हो। आप पैटर्न देख सकते हो कि अगर करंट अफेयर कोई डेवलप हुई है, अगर कोई पॉलिटिशियन कहीं किसी मंदिर में गए हैं, कहीं किसी रैली में गए हैं, किसी और जगह पे गए हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी हेरिटेज की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप यहां से देखते हो। और क्वेश्चन वहां से यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। सो एग्जाम्पली ग्राटिया, मतलब इसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट एक्ट्स, खासकर जो पॉलिटी में एक एक्ट जो स्पेसिफिकली मशहूर है, या जो यूपीएससी ने खुद ही प्रिस्क्राइब कर रखा है, जिसको आप जानते हो, आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। 2019 में 22 मार्क्स एलोकेट हुए थे इंपॉर्टेंट एक्ट्स के लिए। बहुत बड़ा स्कोर था ये, बहुत बड़े मार्क्स थे ये, बहुत अच्छा एक, जैसे कहते हैं, एक ऐसा सेक्टर जहां से हमको मार्क्स हमने गेन किए हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज, इंडिसेस, रिपोर्ट्स, मैं मान के चल रहा हूं ये आप पढ़ रहे होंगे, हमारे टीचर्स ने आपको कवर कराया होगा ये, और नहीं कराया होगा तो हम आपके लिए और अभी करा देंगे। पर ये ऐसे स्टैंडर्ड चीजें हैं जहां से हमने क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी यूपीएससी ने छोड़े नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, कोई इंडिया की कहीं रैंकिंग आई है, या इंडिया की किसी डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने कोई रैंकिंग निकाली है, कोई सर्वे निकाला है, तो उसकी इंपॉर्टेंस। साथ में एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ये तीनों सेक्टर इस समय सरकार के, स्टेट के, इंडियन यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दिस सेक्टर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है। बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, ये इस समय एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से, मतलब इंसानी कारणों की वजह से, बायोडाइवर्सिटी पे, एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, फॉरेस्ट पे, फ्लोरा एंड फौना पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, ये ग्लोबली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। अभी आप देख रहे हो हीट वेव आ रही है, कई स्कूल बंद हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में, अलग अलग देश के कई जगहों में, जहां पे हीट वेव की वजह से स्कूल्स बंद किए हैं, कॉलेज बंद किए हैं, ऑफिसेज बंद किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा डेवलपमेंट हमारे सामने आता जा रहा है जिसको हमें फेस करना है। तो सरकार के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इसी वजह से यूपीएससी के लिए इन टर्न इट हैज बिकम एन एग्जाम्पलरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यूपीएससी विल नेवर अवॉइड दिस, विल नेवर स्किप दिस, पूछेगी ही पूछेगी। जैनिज्म, बुद्धिज्म, हमारे देश के दो ऐसे धर्म जिनकी उत्पत्ति हमारे यहाँ हुई और बाहर जाके ये धर्म फैले, स्प्रेड हुए, तो हमारा एक सॉफ्ट पावर है, हमारी एक प्रेस्टीज पॉइंट है। इस पे यूपीएससी ने, ये एवरग्रीन टॉपिक है, यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। हमको सबको पता है प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। साथ ही प्लेसेस इन न्यूज,
कहीं पे अर्थक्वेक आया, कहीं पे कोई बारिश ज़्यादा हो गई, कहीं पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है। अभी आपको पता होगा असम में बाढ़ आई थी, अभी आपको पता होगा गुजरात में क्या हुआ था, अभी आपको पता होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ था। तो जो जो प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनकी वजह से ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे 100% बनेंगे, और ये आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज इन ऐसे चीजों को जो एग्जाम्पली ग्राटिया मैंने आपको लिख के दिए हैं, इस फॉर एग्जाम्पल को हल्के में मत लीजिएगा, इनको जरूर देखिएगा। कई ऐसी रिपोर्ट्स इंडिसेस हमने पब्लिश कर रखी हैं, उड़ान में कर रखी हैं, हमारी मैगजीन है, हमारे और वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे जिसमें है, बैच में आप पढ़ ही रहे होंगे, हमारे टीचर्स आपको बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा गाइड कर रहे हैं। प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपका ये जो PYQ है, ये PYQ आपका एक गाइडिंग लाइट है, ये आपका एक नॉर्दर्न स्टार है। प्लीज इसी की देखरेख में, इसी के डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। गाइडिंग लाइट हमारा क्या है? हमारा गाइडिंग लाइट है PYQs, और साथ ही हम आपको PYQs की ट्रेनिंग करवाएंगे, हम शुरू कराएंगे। और मैं चाहता हूं कि UPSC के एग्जाम के लिए आप ऐसे रेडी रहो कि आप उस दिन आपका एम्बुश ना हो जाए, आपको कहीं से UPSC घेर ना ले। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले साल ही UPSC ने कितना एक अजीब हास्यास्पद एक पैटर्न निकाला था, जिसमें आपको याद होगा, आपने अगर पेपर देखा होगा तो उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली ये वाले, ओनली 3, ऑल। तो याद कीजिएगा ये वाला पैटर्न, जब लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आए थे तो सब लोग भौचक्के रह गए थे, सब लोग सोच रहे थे कि ये चीज तो एकदम नई है। अब इसमें ना आपकी ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना तो आपकी होमोजेनाइजेशन टेक्निक, ना आपकी एलिमिनेशन टेक्निक, ना आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच, आपकी कोई अप्रोच नहीं लग पा रही है। अगर आपको क्वेश्चन की तीनों स्टेटमेंट करेक्टली पता है तभी आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाने हैं, अदरवाइज आप कैसे करोगे सॉल्व? पॉसिबल ही नहीं है। ये किसी ने कल्पना नहीं करी थी, पर हम UPSC का अगर एक पैटर्न देख लेंगे तो हम भैया अपने दुश्मन को जान सकते हैं, हम अपने सन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर फिलॉसफी को अप्लाई कर सकेंगे, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा जो एग्जामिनर है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं जो लोग, वो क्या सोच रहे हैं, वो उनको हमसे क्या चाहिए। तो भैया हमें अपने नो योर एनिमी की प्रिंसिपल को फॉलो करना है, हमें खुद ही से अपने ही औजार पहने करके नहीं रहना है, हमें यह भी देखना है कि सामने वाले के पास क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या उनके पास स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। तो प्लीज 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 आई अगेन हम्बली बेग यू, इसको ध्यान से रखिए, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। PYQs का इंपॉर्टेंस इस एग्जाम के लिए, इसके लिए किसी भी एग्जाम के लिए PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अपनी तैयारी को एनालाइज करने का, टेस्ट करने का, अपनी वीकनेस ढूंढने का, साथ ही अपनी और एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने का। तो मेक गुड यूज ऑफ इट एंड डोंट वेस्ट टाइम इन सो मेनी मॉक टेस्ट आउट देयर। मॉक टेस्ट हर लेवल के बन रहे हैं, आसान होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। बहुत बार मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूं। हो सकता है वो UPSC उतने उस लेवल तक जाए ही ना, हो सकता है, कोई नहीं जानता इस बात को कि ये सही है कि नहीं है। हो सकता है UPSC कोई टफ क्वेश्चन पूछ ले, टफ होगा तो वो सबके लिए टफ होगा, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा। तो प्लीज प्लीज अपने PYQs को, क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए, चाहे उसको पेपर सेटिंग की तरह पूरा पेपर देके फिर बाद में उसको एनालाइज कीजिए, पर प्लीज एनालाइज जरूर कीजिएगा। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, एनालिसिस के बिना हर मॉक टेस्ट, हर क्वेश्चन पेपर एक अंधेरे में तीर है। तो विद दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, stay safe, stay healthy, good luck, and keep studying.